हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम मिल रहे हैं टीचर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म पर और जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स का प्रीवियस ईयर पेपर नवंबर 2017 का, जिसकी हम 40 क्वेश्चन जो हैं 30 क्वेश्चन जो है वो कल की वीडियो में कर चुके हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी होगी, उसको लाइक भी किया होगा और उसको शेयर भी किया होगा अपने सभी फ्रेंड्स में। और जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू आप जुड़े हुए हैं उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है। और आज हम उसी नवंबर 2017 का जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है कॉमर्स का, उसी के जो आगे के जो क्वेश्चंस है आज वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो गाइस फटाफट आइए और आज हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़, एक नोटिस मुझे आपको देना है। वो क्या देना है कि कल सुबह 10 बजे टीचर्स अड्डा आप सभी के लिए कुछ एक नया प्लान लेकर आ रहा है। एक नई आपके लिए क्या है गुड न्यूज़ है, जिसमें आप सभी पार्टिसिपेंट्स को जो भी उस टाइम पे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, टीचर्स अड्डा का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर हमसे जुड़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आप लेकर जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पर जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स में से उनको क्या है 250 बुक्स दे रहे हैं बिल्कुल फ्री में। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में आपको 250, और वो भी प्रिंटेड फॉर्म में, ई कॉपी नहीं बल्कि हार्ड कॉपी आपको मिलेगी 250 बुक्स, जिससे आप अपने जो भी आप टीचिंग लेवल का जो भी आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो वो बुक आपको उसमें क्या करेगी, हेल्प करेगी। सेकंड, आपको क्या मिल रहा है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे 250 बुक्स तो 250 लोगों को ही मिलेगी, उनको हम रेंडमली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो तो उस टाइम पे जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग। प्लस क्या है 250 बुक्स के साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, जितने भी चाहे वो कितने भी पार्टिसिपेंट क्यों ना, हर एक पार्टिसिपेंट को एक सक्सेस गाइड दी जाएगी। क्या दी जाएगी? एक सक्सेस गाइड की आप जितने भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए अपना प्रिपेयर कर रहे हो वो आपको उसमें क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो गाइज आप जिस भी मीडियम से जुड़े हुए हो, अपना सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और जो भी लिंक्डइन या जिस भी सोशल मीडियम से आप अपने जुड़े हुए हो, वहाँ पर इस चीज़ को जो बिगेस्ट गिव अवे है उसको शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़ो, ताकि हर पार्टिसिपेंट को वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिले, क्योंकि हर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर है। एक तो है 250 बुक्स, वो भी फ्री में, वो भी प्रिंटेड फॉर्म में, बिल्कुल हार्ड कॉपी में आपको मिलेगी, सॉफ्ट कॉपी नहीं बल्कि हार्ड कॉपी। सेकंड क्या है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सभी पार्टिसिपेंट्स को हम क्या दे रहे हैं, एक सक्सेस गाइड दे रहे हैं। प्लस थर्ड क्या है, आपके साथ आपको एक बिगेस्ट क्या मिलने वाला है, एक सरप्राइज, जो उसी टाइम पर जब आप उस टाइम पर आओगे उसी टाइम पर आपको क्या है, उसी टाइम पर आपको एक सरप्राइज भी मिलेगा। थर्ड जो सबसे बड़ा सरप्राइज है, टीचर्स अड्डा फर्स्ट टाइम इस तरह का जो है सरप्राइज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको मिलने वाला। तो गाइज जितना ज़्यादा हो सके इस बिगेस्ट गिव अवे को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके सोशल मीडिया के थ्रू, और हमारी जो कॉमर्स की क्लासेस हैं उसको भी आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो करते हैं गाइज हमारा अपना सेशन स्टार्ट। और गाइज आप सबको जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ और आप सबको पता भी है, और अगर नहीं पता, कोई नया स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहा है तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन एक बार और दे दूँ क्या कि टीचर्स अड्डा 9 अगस्त से क्या कर रहा है, अपना फर्स्ट पेपर के लिए बैच स्टार्ट कर रहा है। फर्स्ट पेपर के लिए जो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके लिए अपना बैच स्टार्ट करने जा रहा है। कब से? 9 अगस्त से। कब से स्टार्ट कर रहा है? 9 अगस्त से। अगस्त भूलना मत, 9 अगस्त से टीचर्स अड्डा आप सबके लिए क्या कर रहा है, यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बैच लेकर आ रहा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। पेपर 1 की जो तैयारी है वो हम आपको कराएंगे, जहाँ पर आपको एक कंप्लीट बैच मिलने वाला है, जिसमें आपको डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर है उसकी डिफरेंट 10 यूनिट्स, और वो सभी यूनिट्स हम आपको करवाएंगे। और आपको अगर आप इंटरेस्टेड डेफिनेटली होंगे, क्योंकि जो गाइज हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का जो हमारा एग्जाम है वो होने ही वाला है। प्लस क्या है, इस यूजीसी नेट जो हम आपको 9 अगस्त का ये आपको जो प्लान दे रहे हैं, इसकी जो वैलिडिटी है आपकी 1 साल तक वैलिडिटी रहेगी, 1 साल तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप जब इस बैच को परचेज करोगे तो आपको Y337 ये आपका कोड है, यानी कि
आपको क्या करना है, इस कोड को यूज करते हुए जो हमारा बैच है उसको परचेज करना है। क्या करना है आपको, इस कोड को यूज करते हुए आपको बैच को परचेज करना है। अगर आप इस कोड को यूज करते हुए इस बैच को परचेज करोगे तो आपको 77% की ह्यूज क्या मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगी। ह्यूज डिस्काउंट 77%, मतलब आपको घर बैठे ही, जहां पर आपका कंफर्टेबल एरिया है, आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, आप अपने घर पर ही आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड भी मिलेगी। ये नहीं है लाइव का मतलब, और सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको सिर्फ पढ़ाते चले जाएंगे, सिर्फ पढ़ाते चले जाएंगे। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट भी है तो वो भी आप हमारे साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। कहीं पर भी किसी भी टाइम आप कमेंट करो कि मैडम हमें ये डाउट है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, तभी साथ ही साथ वो कमेंट हमें यहाँ शो होगा और हम आपको आपका जो डाउट है वो उसी टाइम क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। तो गाइज ये सिर्फ आपको क्या है, लाइव क्लासेस भी इसमें मिलेंगी, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, आपको सारा का सारा जो मटेरियल है वो PDF फॉर्म में भी आपको दिया जाएगा। तो आपके लिए एक बहुत बिग अपॉर्चुनिटी है कि आप 77% की, और आपको क्या मिलेगी, साथ ही डिस्काउंट भी मिल रहा है 77% का, बहुत बड़ा। और आपको अपने घर पर बिल्कुल कंफर्टेबल एरिया में बैठकर ही आपको क्या मिलने वाली है, आप ये क्लासेस को ले सकते हो। आप क्या है इन क्लासेस को ले सकते हो अपने घर पर ही बैठकर, आपको कहीं जाने की नीड नहीं। जैसे गाइज आप सबको पता है कोरोना टाइम है और थर्ड वेव भी इसकी आने वाली है, और हमारे जो UGC नेट का एग्जाम है उसकी भी डेट हमारी कभी भी आ सकती है, क्योंकि जो NTA है उसने अपने ऑफिशियल नोटिस में क्या कहा था कि हम सिर्फ 15 दिन पहले ही आपको क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। 15 दिन के नोटिस पर जो NTA है वो आपसे क्या ले लेगी, एग्जाम ले लेगी। तो गाइज अपनी तैयारी आपको बिल्कुल रखनी है, और जो स्टूडेंट्स अपने नेट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, JRF करना चाहते हैं और टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, कॉलेज टीचिंग में अपना जो फ्यूचर है वो बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए, क्योंकि हम आपको क्या है, हम आपको एजुकेटर बनाने में बिलीव करते हैं, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। ये आपको ये नहीं कि आपको बस क्या है चीज़ें रटवा दी जाएंगी, बता दे, सिर्फ आपका एग्जाम क्लियर करवा दिया जाएगा। जी नहीं, सिर्फ एग्जाम क्लियर के साथ साथ आपका जो करियर बनाना है, आपका जो एक प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार करना है, क्योंकि हम भी क्या है, आप ही की तरह एक मिडिल इनकम फैमिली से आए हैं। हम भी ये नहीं है कि बस वो क्या है कि एक एजुकेशन अच्छी हो गई तो आज हम यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रहे, तो कल को आप भी यहाँ पर खड़े होके दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो, उनको पढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या है, एक बिग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि, और थोड़े टाइम में हमारा कॉमर्स का भी जो बैच है वो आने वाला है। अभी हम क्या है फर्स्ट 9 अगस्त से क्या है हम पेपर 1 के लिए बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी इस बैच को क्या हो, इसमें एनरोल हो, इसको परचेज करो, और जब भी आप इसको परचेज करोगे तो आपको ये कोड यूज करना। अगर आप इस कोड को यूज करोगे तो आपको 77% की ह्यूज क्या मिलने वाली है, डिस्काउंट। और आपको बिल्कुल कंफर्टेबली, आपको बिल्कुल भी डाउट, इतना सा भी डाउट नहीं रहेगा, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होगी। आपका एग्जाम, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका एग्जाम, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, बैच को देखते हो, जो आपको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपकी जो कॉन्सेप्ट बनाई जाएगी, आपके साथ जो प्रैक्टिस करवाई जाएगी, अगर आप उन सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होगा, बिल्कुल होगा। तो गाइज चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ये थी सारी नोटिस जो हम आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जो टीचर्स अड्डा वो शुरू से ही स्टूडेंट ओरिएंटेड रहा है, स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ नया करने के लिए, उनके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स लाने में ही बिलीव करता है। तो गाइज चलिए आज हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं नवंबर 2017 का। तो उसके लिए मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ आज क्वेश्चंस। आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सो लेट्स सी व्हाट विल द अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, गलत आपसे पूछा गया है। तो फर्स्ट है आपकी, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन इनपुट इज कंसिडर्ड इन कैपिटल बस्टिंग, कि हमारा जो कैपिटल बस्टिंग होता है उसमें जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इनपुट की, यानी कि जो भी हम इनपुट कर रहे हैं, जो भी हम मशीनरी वगैरह जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या है कैपिटल बस्टिंग में कंसीडर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये हम कंसीडर करके चलते हैं कि जो भी हमें मशीनरी परचेज करनी है उस मशीनरी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी, उसको हम कंसीडर करके चलते हैं। सेकेंड है, कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर। क्या वर्ड दिया गया है, रिवर्सिबल,
कि हमारे जो कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस है वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल, जबकि ऐसा नहीं होता। ये डिसीजंस हमारे क्या होते हैं, इररिवर्सिबल। यानी कि एक बार अगर आपने इन डिसीजंस को ले लिया तो आप इनको दोबारा से उनको रिवर्स नहीं कर सकते, उनको दोबारा बायबैक। ये नहीं है कि हाँ आपने ये डिसीजन लिया उसको कैंसिल करके आप दूसरा डिसीजन ले लोगे, नहीं, क्योंकि इन डिसीजंस में ये बहुत ज़्यादा आपकी बिग अमाउंट लगी होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगा होता है। तो एक बार अगर आपने जो डिसाइड कर लिया, जो डिसीजन ले लिया, वो डिसीजन एज इट इज़ रहेगा। उसमें आप छोटे मोटे चेंज तो कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट डिसीजन को आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो हमारे कैपिटल बस्टिंग के डिसीजंस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इररिवर्सिबल, और यहाँ लिखा है रिवर्सिबल। तो ये आपकी क्या हो गई, गलत। आगे के हमें पढ़ने की नीड ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमसे 4 ही ऑप्शन और 4 में से एक हमारा क्या हो गया है, गलत। तो कैश फ्लोज एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आर डिफरेंट, बिल्कुल सही। कैश फ्लो हमारे अलग होते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारा अलग होता है। एन एक्सपेंशन डिसीजन इज ए कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कि अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो भी हमारा क्या है, कैपिटल बस्टिंग, राइट। तो आंसर है आपका सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला और उमा भारती का आंसर आया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आया स्टूडेंट्स, दोनों स्टूडेंट्स का। वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, कि हमारी जो लिस्ट 1 है उस लिस्ट 2 को मैच किया जाए। एबीसी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस किस में होता है हमारा एबीसी एनालिसिस, बताओ स्टूडेंट्स। एबीसी एनालिसिस होता है आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जी हाँ उमा भारती, बिल्कुल सही आंसर है आपका। वोल्टर मॉडल होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। कैपिटल रैशनिंग होती है आपकी कैपिटल बस्टिंग, और नेट ऑपरेटिंग इनकम है आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। तो ए का हो गया आपका फोर्थ। ए का फोर्थ आपका सिर्फ एक ही में है, तो आपको आगे देखने की नीड ही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है, थर्ड इज योर ऑप्शन, थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन। गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल सही, मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइंग फाइनेंशियल लिवरेज, कि फाइनेंशियल लिवरेज हम क्यों करते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज करने का हमारा जो मेन रीजन है वो क्या है। रिड्यूस द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रॉफिट्स, मेंटेन दी स्टेबिलिटी इन प्रॉफिट्स, के हमारे जो प्रॉफिट है वो स्टेबल रहें। डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, जो हमारी डेट कैपिटल है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, हमारी कम हो जाए। और मैग्नीफाई द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, जो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है मैग्नीफाई द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, की जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके ऊपर जो रिटर्न है उसको बुलाना, उसको इंक्रीज करना। बिल्कुल सही मोहित सिंगला का आंसर और उमा भारती का आंसर बिल्कुल सही आया है। तो आपका इसका आंसर रहेगा 33rd का फोर्थ, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को कैलकुलेट करने का मेथड नहीं है, ये आपसे पूछा गया। इक्विटी कैपिटल को कैलकुलेट करने का डिविडेंड यील्ड, बिल्कुल डिविडेंड यील्ड से हम क्या करते हैं, इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। डिविडेंड प्लस ग्रोथ मॉडल, ये भी हमारा एक मेथड है। यील्ड टू मैच्योरिटी नहीं है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्या लिखा हुआ है, यील्ड टू मैच्योरिटी। दिस इज नॉट योर अ मेथड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अर्निंग यील्ड भी है, तो आंसर हो गया आपका 34th का हो गया आपका थर्ड, 34th का हो गया आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है मोहित सिंगला, उमा भारती बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया।
क्या पूछा गया है हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेट्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो फ्रॉम अ प्रोजेक्ट, कि कौन सा मेथड हमारे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को क्या करता है, इक्वल करता है, इक्वेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इसको इक्वल करता है। ऐसा हमारा कौन सा मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जी नहीं, ये तो क्या करता है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, की इनफ्लो में से आप आउटफ्लो को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, एनपीवी आएगा, क्या आएगा वो आपका एनपीवी, तो ये तो है नहीं। पे बैक पीरियड नो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं, तो बच गया आपका क्या, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सिर्फ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को इक्वलाइज करता है किसके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यानी कि हम क्या कहते हैं कि जहां पर आपकी क्या होगी प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ जहां पर हम क्या कह सकते हैं इसको दूसरे शब्दों में, कि जहां पर आपकी जो एनपीवी है वो क्या होगी, जीरो होगी, जहां पर आपकी एनपीवी क्या होगी, जीरो होगी, वहां पर हम इस मेथड को यूज करते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और एनपीवी जीरो होने का मतलब क्या है कि हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज है वो किसके इक्वल हो जाए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज के, जहां पर हमारी एनपीवी क्या हो, जीरो। ऐसा कौन सा मेथड कहता है हमारा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, बिल्कुल सही, उमा भारती का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी चीज हमारी सही नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। मटेरियल resources are subject to laws of mechanics and they cannot have an output greater than the input, कि मटेरियल रिसोर्सेज जो भौतिक संसाधन यांत्रिकी के नियमों के अधीन है और उनका निर्गत उनके आगत से अधिक नहीं हो सकता है, ये है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में आपका दिया गया है, ह्यूमन रिसोर्सेज आर कैपेबल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिल्कुल ये भी। थर्ड है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैन नॉट यील्ड एन आउटपुट दैट मे बी फार ग्रेटर देन व्हाट द वैल्यू ऑफ देयर इनपुट वारंट्स, कि मानव संसाधन उतना निर्गत उत्पन्न नहीं कर सकते हैं जो उनके आगत के समर्थित मूल्य से भी क्या हो, अधिक हो। क्या पूछा गया गाइस, इसमें आपसे पूछा गया जो सही नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, सेकंड भी सही है, लेकिन थर्ड गलत है, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि मानव संसाधन उतना निर्गत उत्पन्न नहीं कर सकते, उतना आउटपुट नहीं दे सकते जितना उनके इनपुट के समर्थित मूल्य से ज्यादा हो, तो ये चीज आपकी क्या है, गलत है। क्या है ये चीज आपकी गलत है। उसके बाद कहा है, वर्तमान परिदृश्य में धीरे धीरे शारीरिक बल के प्रयोग से अधिक ध्यान मानसिक बल के प्रयोग पर दिया जाने लगा। बिल्कुल, आजकल जो हमारा वर्क है वो फिजिकल वर्क ना होके बल्कि क्या हो गया है, मेंटल वर्क ज्यादा हो गया है। आजकल कोई भी पर्सन हो, कोई भी जॉब हो, कुछ भी है, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हो, वहां पर आपको क्या है, मेंटली प्रेशर ज्यादा रहता है, मेंटल लेवल पर आपको ज्यादा काम करना होता है, फिजिकल वर्क आपका नहीं होता है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है आपका, राइट आंसर इज थर्ड, राइट आंसर इज थर्ड, क्योंकि मानव संसाधन उतना निर्गत उत्पन्न नहीं कर सकते ऐसा कहा गया है, जबकि वो उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि वो उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें कहा गया है उमा भारती जी कि मानव संसाधन उतना आउटपुट नहीं दे सकते हैं जितना उनके इनपुट के समर्थित मूल्य से हो, ग्रेटर देन व्हाट द वैल्यू ऑफ देयर इनपुट वारंट्स, कि जितना आप इनपुट दोगे, मान लो आपने जितना आपका इनपुट, ये कह रहे हैं कि जो आउटपुट है वो आपका ज्यादा नहीं हो सकता है किससे, इनपुट से, जबकि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो इनपुट से क्या है, आउटपुट को ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन उसका कर सकते हैं। दैट्स वाई ये सिचुएशन आपकी गलत है, ये जो स्टेटमेंट है वो आपकी क्या है, गलत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्लूरलिस्टिक अप्रोच ऑफ इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक एजम्पशन ऑफ प्रीमाइसिस, की जो औद्योगिक संघर्ष का बहुलवादी उपागम है, औद्योगिक संघर्ष का
हमारा बहुलवादी उपागम है निम्नलिखित में से किस मौलिक मान्यता आधार वाक्य पर आधारित है? कि जो हमारा बहुलवादी उपागम है औद्योगिक संघर्ष का, वो उनमें से किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहला है द कॉन्फ्लिक्ट occurs when the tendency of industrial society is to treat worker as an isolated individual or deprive him of all control over his environment। कि औद्योगिक समाज की कामगार से एक पृथक व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने और उसे अपने वातावरण पर सभी नियंत्रण से वंचित करने की प्रवृत्ति संघर्ष उत्पन्न करता है? जी नहीं, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कि इसके कहने का क्या है मतलब कि हमारा जो इंडिविजुअल जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो वर्कर को कैसे ट्रीट करता है? एक आइसोलेटेड यानी कि उसको एक अलग से ही बिल्कुल बिठा देगा, उसके आसपास कोई नहीं है बिल्कुल। उसको जैसे हम कोरोना के टाइम में जिस पर्सन को कोरोना हो जाता है क्वारंटाइन उसको हम करते थे ना, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया, आइसोलेट कर दिया, यानी कि उसको एक अलग से बिठा देना। तो जो हमारी इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वर्कर को इस तरह से ट्रीट नहीं करती है। तो ये आपकी नहीं है, ये इसकी अजम्पशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन गलत। इसने पूछा गया कि वो हमारा किस अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता, तो इसके ऊपर तो डिपेंड करता नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? एक एंटरप्राइज कंटेन पीपल विद कोलिशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। कि किसी उद्यम में विभिन्न हितों के गठबंधन के लोग होते हैं, विभिन्न हितों के गठबंधन के लोग होते हैं, ये इसमें कहा गया है। थर्ड है हमारा दैट इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्लासेस। औद्योगिक संघर्ष वर्गों के बीच व्यापक सामाजिक संघर्ष का ही हिस्सा है। कि जो हमारा औद्योगिक संघर्ष है वो वर्गों के बीच व्यापक सामाजिक संघर्ष का ही एक हिस्सा है। और लास्ट हमारी जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें क्या? दैट नो कंसेंसस इज पॉसिबल इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिकॉज पीपल आर विद डिफरेंट सोशो कल्चरल बैकग्राउंड। कि जो लोग हैं वो अलग अलग सोशो कल्चरल बैकग्राउंड से आए होते हैं, इसलिए संघर्ष की स्थिति में कोई सर्वसम्मति संभव नहीं है क्योंकि लोग अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के होते हैं। तो बताओ स्टूडेंट्स, इसमें से क्या आंसर आपका रहेगा? क्या आंसर रहेगा आपका? बताओ फटाफट कमेंट करके कि हमारी जो औद्योगिक संघर्ष का जो बहुलवादी उपागम है वो इनमें से किस के ऊपर डिपेंड करता है? तो आंसर है आपका, आंसर इज सेकंड। किसके ऊपर डिपेंड करता है वो हमारा? कि एक एंटरप्राइज कंटेन पीपल विद कोलिशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट। की एक किसी उद्यम में विभिन्न हितों के गठबंधन के लोग होते हैं, विभिन्न हितों के गठबंधन के लोग होते हैं, इसके ऊपर हमारा डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स। जॉब इन डिस्क्रिप्शन इंडेक्स, जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स है वो इनमें से किस चीज को यूज करने के लिए यूज की जाती है? किसके लिए यूज की जाती है? वो यूज की जाती है हमारी जॉब एटीट्यूड्स के लिए, या फिर जॉब एनालिसिस के लिए, या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, या जॉब स्किल रिक्वायरमेंट के लिए। JDI जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स, जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स किसके लिए यूज किया जाता है? वो आपका यूज किया जाता है जॉब एटीट्यूड्स के लिए। किसके लिए किया जाता है? जॉब एटीट्यूड्स के लिए, JDI टेक्निक। तो आंसर है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेवलपमेंट इन HRM इज अ शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस विद टेम्परेरी इंटरवेंशन। कि मानव संसाधन प्रबंधन में विकास अस्थायी हस्तक्षेप के साथ अल्पकालिक शैक्षणिक प्रक्रिया है। ठीक है, जो HRM में हम डेवलप करते हैं वो क्या है? हमारी एक शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है विद टेम्परेरी इंटरवेंशन। जबकि ये आपकी ठीक है या गलत है? देखते हैं आगे रीजनिंग में क्या कहा गया है। इट इज ए एजुकेशनल प्रोसेस यूटिलाइजिंग अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर। ये क्या है? एक ऐसी एजुकेशनल प्रोसेस है जो सिस्टमैटिक तरीके से और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्या करती है? ऑपरेटिव एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को डेवलप करती है। कि यह वर्तमान नौकरी में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य निष्पादन के विकास के लिए व्यवस्थित और संगठित प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या आंसर रहेगा? क्या दोनों सही है और RA की सही व्याख्या कर रहा है,
ए सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, और दोनों के दोनों सही नहीं है। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट क्या आंसर रहेगा आप सभी का। उमा भारती, मोहित सिंगला, फटाफट आंसर कीजिए। और बाकी स्टूडेंट्स आंसर क्यों नहीं कर रहे, आज कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए गाइस फटाफट। हरी अप हरी अप हरी अप गाइस, हरी अप। जितनी जल्दी आप स्पीडली आप आंसर करोगे उतनी ही जल्दी हम आगे अगला क्वेश्चन करेंगे और उतने ही ज्यादा फिर हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बताओ स्टूडेंट्स फटाफट। उमा भारती का आंसर आ रहा है फर्स्ट। मोहित सिंगला कह रहे हैं फर्स्ट गलत है, आर करेक्ट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। लेट्स सी किसका आंसर सही है। आंसर है फोर्थ कि दोनों के दोनों सही नहीं है, क्योंकि जो हमारी डेवलपमेंट और एचआरएम, वो पहली बात तो ये शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है ही नहीं। हम एक ही बार में, ये नहीं कि आपको कुछ एक शॉर्ट टर्म में आपने क्या कर दिया, एचआरएम में जो डेवलपमेंट आती है वो एक शॉर्ट टर्म एजुकेशनल प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो सेकंड हमारा स्टेटमेंट दी गई है ये भी हमारी सही नहीं है, क्योंकि यह वर्तमान नौकरी में जो कार्यरत कर्मचारी उनके कार्य निष्पादन के विकास के लिए व्यवस्थित और संगठित प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करती है। ये एक एजुकेशनल प्रोसेस नहीं है, ठीक है गाइस। तो आंसर है आपका फोर्थ कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, दोनों ही गलत हैं आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना, सॉरी बोलने की क्या नीड है उमा, कोई वो नहीं है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, गलती हर किसी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 relating to methods of performance appraisal and indicate the correct code of matching। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी हमारा इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया था कि पेयर्ड कंपैरिजन मेथड क्या होता है। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड का मतलब होता है जिसमें हम दूसरों के कंपैरेटिवली क्या करते हैं और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स की हमने जैसे 3-4 एट्रीब्यूट्स लिए और उन एट्रीब्यूट्स के बेस पर जो दूसरे भी है 3-4 एट्रीब्यूट लिए, 5-10 लोगों को लिया और उन 3-4 एट्रीब्यूट के बेस पर हम क्या करते हैं, उन 5-10 लोगों को कंपेयर करते हैं, उनको रैंक प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आपका रहेगा पेयर्ड कंपैरिजन मेथड इज योर रिलेटिव रैंकिंग मेथड। आप क्या करते हो, रिलेटिव करते हो कि दूसरे के कंपैरेटिवली आप कैसे हो। ए का आएगा आपका फोर्थ, एक ही ऑप्शन में आपका ए का फोर्थ है तो आपको आगे मैच करने की नीड ही नहीं है। जो मैचिंग है इनमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो कि जिसमें आपको एक मिल गया तो आपका आंसर वहीं पर ठीक है, आपको आगे चेकआउट करने की नीड नहीं है। लेकिन कुछ ऑप्शंस है वो हमें ऐसे भी दिए होते हैं जहां पर हमें एक से ज्यादा भी मैच करने पड़ते, तो यहाँ पर तो आपका एक हो गया, ठीक है। फोर्स्ड चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड बिल्कुल सही है। सेट ऑफ पेयर फ्रेजेस और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, ठीक है। क्रिटिकल इंसिडेंट, differentiating between effective and non-effective performance on basis of achievements, field review, reviewing employee records and holding। तो आंसर हो गया फर्स्ट, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैचिंग लिस्ट बताना है कौन सा किस ईयर में आया था, तो IDBI आया था आपका 1964 में, IDBI आया था आपका 1964। ए का हो गया जी आपका फोर्थ। इसमें भी सेम एक ही ऑप्शन में आपका फोर्थ है। ICICI आप था 1995 में, LIC आया था आपका 56 में, CDB आया था 1990 में। बिल्कुल एक ही ऑप्शन का आपने क्लिक किया और आपका आंसर बिल्कुल सही, ठीक है गाइस, आगे देखने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स हेल्प बैंक्स इन स्ट्रेंथनिंग देयर कैपिटल बेस। की जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है वो बैंकों को अपनी कैपिटल बेस को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करते हैं। कि पूंजी पर्याप्तता प्रतिमान बैंकों को उनकी आधार पूंजी को मजबूत करने में मदद करता है, बिल्कुल सही है। कि जो हमारे कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है वो हमारी बैंकों की जो कैपिटल का बेस है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है, बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट तो आपकी। सेकंड में कहा गया है कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स
हेल्प बैंक्स इन सैंक्शनिंग मोर लोन, कि कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स क्या करते हैं, बैंकों को हेल्प करते हैं किसमें, कि वो ज्यादा से ज्यादा लोन को सैंक्शन कर सके, जबकि ऐसा नहीं है। जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स है वो सिर्फ कैपिटल के रिगार्डिंग है, लोन के रिगार्डिंग नहीं है। तो फर्स्ट हो गई आपकी करेक्ट और सेकंड हो गई आपकी इनकरेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हवाला, व्हाट इज हवाला, हवाला किसे कहते हैं? गाइस फटाफट कमेंट कीजिए, ढीले मत पड़िए, जितनी जल्दी आप कमेंट करोगे उतनी ही जल्दी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और उतने ही ज्यादा हम क्वेश्चंस क्लास में कर पाएंगे। तो गाइस प्लीज एक्टिव रहिए, पैसिव मत बनिए, हमें आंसर का आपके जो कमेंट है वो करते रहिए बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवाला किसे कहते हैं? टैक्स इवेजन? जी नहीं। बैंक रॉबरी? जी नहीं। इलीगल ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज? जी नहीं। इलीगल ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन एक्सचेंज? इलीगल ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन एक्सचेंज की विदेशी जो मुद्रा है उसका अगर आप अवैध लेन देन करते हो तो उसे हम क्या, उसे एक हम टर्म कहते हैं वो है हवाला। हवाला हम किसे कहते हैं? कि जो हमारी विदेशी मुद्रा है, जो फॉरेन करेंसी है, उसका आप क्या करते हो, इलीगल लेन देन, इलीगल अगर आप ट्रांजैक्शंस करते हो तो वो आपका क्या कहलाएगा? इलीगल ट्रांजैक्शंस हवाला। क्या कहलाएगा वो? हवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, असर्शन में द फ्यूचर विल सी मोस्टली द इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस थ्रू सैटेलाइट नेटवर्किंग, कि सैटेलाइट नेटवर्किंग के द्वारा भविष्य में अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनिक धन निकासी होगी। सैटेलाइट नेटवर्किंग के द्वारा क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगी हमारी, इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस। ठीक है, और आरबीआई क्या कर रहा है, एनकरेज कर रहा है ई बैंकिंग में, रीजनिंग में ये कहा गया है। पहली में क्या कहा गया कि सैटेलाइट फ्यूचर विल सी मोस्टली द इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस, की फ्यूचर में क्या होगा, हमारा सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली मनी को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। जैसा आजकल हमारा हो भी रहा, कोरोना के टाइम में और ज्यादा बढ़ावा मिला इस चीज को कि आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स करनी है आप हर एक चीज सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो। आपको कुछ भी करना है, हर कुछ, खाना है, पीना है, डांस करना है, शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना, कुछ भी पेमेंट करनी है, कुछ भी रिसीव करना है, बिल्कुल बिल्कुल वो सारे के सारे आपके क्या हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिकली आप मनी को क्लियर करवा सकते हो। ठीक है, और आरबीआई इसको क्या कर रहा है, एनकरेज भी कर रहा है, बिल्कुल सही है ये। पहले में क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक मनी क्लियरेंस, यानी कि वो क्या हो गई, हमारी ई बैंकिंग ही हो गई। ठीक है, उसी के बारे में हमारी ये बात हो रही है कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिकली मनी क्लियरेंस कैसे करेंगे, सैटेलाइट नेटवर्किंग के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया रीजन में ऐसा क्यों होगा कि आरबीआई एनकरेज कर रहा है किसको, ई बैंकिंग को। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही भी है और वो जो आर है वो ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ जी मोहित, किसकी एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर बताओ, किसकी एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हो? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो आंसर रहेगा आपका इसका आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, डेवलपिंग कंट्रीज कैन बोरो मोर देन देयर कोटा अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ऑफ आईएमएफ, कि आईएमएफ के विस्तारित कोष सुविधा के अंतर्गत विकासशील देश अपने कोटे से अधिक उधार ले सकते हैं। आईएमएफ जो है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके अंदर एक स्कीम लाई गई थी ईएफएफ, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसमें क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर सकती हैं, जितना उनका कोटा फिक्स किया गया उस कोटे से वो ज्यादा उधार ले सकते हैं। अगर आपका कोटा क्या है, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए कि आपका जैसे आपकी पॉकेट मनी है, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ कि जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, वो पॉकेट मनी आपको मिलती है हफ्ते के 100 रुपए,
तो आप अपनी कि आप जो है अपना जो आपका कोटा फिक्स किया कि आपको एक महीने में एक हफ्ते में क्या है सिर्फ 100 रुपये ही मिलेंगे, ठीक। तो आप उस कोटे से आप ज़्यादा ले सकते हो या नहीं ले सकते, वो है हमारी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो IMF ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एक शुरू की थी, और वो उसमें क्या प्रोविज़न रखा गया था कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जितना उनका कोटा फिक्स किया गया उस कोटे से वो ज़्यादा बोरो कर सकती हैं। बिल्कुल सही है हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड में कहा गया है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हैज़ क्रिएटेड इन 1984 टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज ओवर लॉन्गर पीरियड अप टू 3 years। कि जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है हमारी वो 1984 में शुरू की गई, और किसके लिए शुरू की गई? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और कितने लंबे टाइम के लिए? 3 साल से। देखो सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसको अगर ये जो चीज़ है इसमें ये गलत की दी गई है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है वो हमारी 74 में आई थी, ना कि 1984 में। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो IMF ने शुरू की थी वो कब शुरू की थी? 1974 में। तो हम एग्जाम में बस हमें क्या है कि 84 दिख गया तो ये सिमिलर हैं, तो हमें एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से देने की एग्जाम में आपसे क्या पूछा गया है। देखो वो फैसिलिटी हुई शुरू थी आपकी 74 में, राइट, लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या दे देगा? 84। तो होता है कि हम कभी कभी पूरे ध्यान से एक एक चीज हम ध्यान से नहीं देखते हैं, तो हो सकता है हम इस क्वेश्चन को क्या कर दे? गलत कर दे। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एक एक चीज बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है। क्या करनी है? बिल्कुल एक एक चीज ध्यान से पढ़नी है। तो यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट सेकेंड है वैसे तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से ये यहाँ पर क्या हो गई है? गलत हो गई है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट and second is not correct. फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका बिल्कुल सही, फर्स्ट हो गया आपका बिल्कुल सही, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी आपका लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। पॉवर्टी रिडक्शन, सप्लीमेंट रिजर्व फैसिलिटी एंड एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा यही आ गया, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अभी मैंने आपको बताया 1974 में शुरू की गई थी। सी का आ गया आपका जी सेकंड, ठीक है, सी का आपका आ गया सेकंड। पॉवर्टी रिडक्शन शुरू हुआ था आपका 1999 में, और पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ फैसिलिटी हुआ था 1999 में, और सप्लीमेंटल रिजर्व फैसिलिटी हुई था 1997 में। तो ए का हो गया आपका थर्ड। अब देखो यहाँ पर ए का थर्ड भी है, सेकंड में भी आपका ए का थर्ड है, तो आपको आगे और मैच करना पड़ेगा। बी में यहाँ पर आपका क्या है? सप्लीमेंट रिजर्व फैसिलिटी आपकी शुरू की गई थी 1997 में, तो बी का आएगा आपका फर्स्ट और सी का आएगा आपका सेकंड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही। बाकी स्टूडेंट्स आप सब क्यों नहीं कर रहे? आप सब भी क्या करो? कमेंट्स करो, कमेंट करो फटाफट अपने आंसर्स। आप सभी स्टूडेंट्स आज ढीले क्यों हो रहे हो? आज क्या बात है? आज आप सब इतने पैसिव क्यों हो रहे हो? आज सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है, या क्वेश्चन डिफिकल्ट है, या विजिबल नहीं है, आवाज नहीं है, टाइम नहीं है, मूड नहीं है, क्या दिक्कत है? आज आप सभी स्टूडेंट्स बहुत कम आंसर कर रहे हो, कमेंट बहुत कम कर रहे हो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who among the following has given absolute advantage model of international trade? ये हमारे पास जो मैचिंग क्वेश्चन आए हैं उसमें भी हमसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि मैच करना कौन सी थ्योरी किसने दी थी। जो आपकी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है यहाँ से आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। यूजीसी के टाइम पे भी आता था, जब सीबीएसई कंडक्ट करती थी तब भी आता था, और अब एनटीए जब कंडक्ट कर रही है एग्जाम को तब भी वो क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी से पूछते हैं। तो इन थ्योरीज को तो आपको बिल्कुल रट लेना है कि कौन सी थ्योरी किस ऑथर ने दी थी। तो बताओ स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आपकी दी थी, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आपकी दी थी एडम स्मिथ ने। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आपकी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने। तो आंसर फर्स्ट, आंसर इज फर्स्ट। उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन? इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है।
48 का क्या कह रहे हो, सेकंड? जी नहीं, डेविड रिकार्डो ने नहीं दी थी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी आपकी दी थी एडम स्मिथ ने। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी थी किसने? एडम स्मिथ ने। ए थ्योरी किसने दी थी? ए ने, ठीक है। और जो कॉस्ट कंपैरेटिव थ्योरी थी हमारी, वो हमारी दी थी डेविड रिकार्डो ने। वो दी थी हमारी डेविड रिकार्डो ने। कि सी जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? डेविड रिकार्डो। कॉस्ट कंपैरेटिव थ्योरी हमारी किसने दी थी? रिकार्डो ने। तो सी डी ए ए, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लो। इस तरह से आपको जो थ्योरीज है वो याद रहेंगी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी थी एडम स्मिथ ने, कॉस्ट कंपैरेटिव थ्योरी दी थी आपकी डेविड रिकार्डो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Which of the following is not an international economic institution? इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इनमें से क्या नहीं है? IMF इंटरनेशनल इकोनॉमिक है, IBRD कह लो या आप वर्ल्ड बैंक की भी इसको कह सकते हो, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, ये भी आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। ADB आपके वर्ल्ड बैंक की ही क्या है, एक ब्रांच है, तो ये भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। गलती से 2 हो गया, ओके कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। IFRS ये आपके इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आपका नहीं है IFRS। तो आंसर हो गया आपका फोर्थ, आंसर हो गया आपका फोर्थ। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, द फॉल इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी वर्क्स टू रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड हेल्प इन सॉल्विंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। कि अगर हमारी क्या है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है हमारी इकोनॉमी में, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड, अगर हम उसमें क्या करें, फॉल करें, यानी कि एग्रीगेट डिमांड हमारी क्या हो जाए, कम हो जाती है, तो उससे क्या होंगे, हमारे जो इंपोर्ट हैं वो क्या होंगे, रिड्यूस। अगर हम डिमांड कम करेंगे तो एब्सोल्युटली डिमांड कम होगी, तो हम जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमारे क्या होंगे, कम होंगे। इंपोर्ट कम होगा तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी क्या हो जाएगी, जो उसकी सॉल्यूशन है, जो उसकी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही दी गई है कि अगर आप क्या करते हो, अपनी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड को कम करते हो, वो डिमांड्स कम होंगी तो आपके इंपोर्ट कम होंगे, इंपोर्ट कम होंगे तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो नेगेटिव चल रहा है इंडिया का, वो क्या हो, उसमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, उसमें कुछ ना कुछ सुधार आएगा। तो असर्शन तो आपका बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है गाइज। उसके बाद रीजनिंग में क्या है, इंपॉर्टेंट वे टू रिड्यूस इंपोर्ट, कि इंपोर्ट्स को कम करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो क्या है, रिड्यूस डेफिसिट, की रिड्यूस डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसका जो डेफिसिट है उसको कम किया जाए। इज टू अडॉप्ट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को रिड्यूस कैसे किया जाएगा, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज को यूज करते हुए, दैट एम्स एट रिड्यूसिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। कि अगर हम जो गवर्नमेंट है वो हमारी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को इस तरीके से बनाए कि जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है उसमें हमारा जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वहां से हम क्या होंगे, हमारे इंपोर्ट कम होंगे, इंपोर्ट कम होंगे तो हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये भी आपकी बिल्कुल सही है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, क्योंकि इसमें ये बताया गया कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको कम कैसे किया जाएगा। कैसे किया जाएगा कि आप क्या करो, अपने जो भी अपने इंपोर्ट हैं उसको कम करो। इंपोर्ट कम आपके कैसे होंगे, आप अपनी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी को इस तरीके से डिजाइन करो कि जो लोग हैं उनकी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाए, कम, यानी कि जो लोग हैं वो डिमांड को क्या करे, कम करे। अपन जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको क्या करे, कम करें। वो कम करेंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो कम होगा। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है और आर क्या है, ए को सपोर्ट भी कर रहा है, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Buyers for several industries are potential competitors. They may integrate backwards. कि जो कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, विभिन्न उद्योगों के लिए जो क्रेता है वो संभाव्य प्रतियोगी होते हैं और वे एकीकृत रूप से पिछड़े हो सकते हैं. बिल्कुल सही है कि जो हमारे बायर्स है कुछ इंडस्ट्रीज के लिए क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स, एंड दे में इंटीग्रेट बैकवर्ड्स. ठीक है जी, स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है. उसके बाद कहा गया है दे हैव डिफरेंट डिग्रीज ऑफ बार्गेनिंग पावर, कि उनके पास क्या है, बार्गेनिंग करने की डिफरेंट डिग्रीज होती हैं. क्या होती है, डिफरेंट डिग्रीज होती हैं. तो दोनों की दोनों हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है. ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है. तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर की दोनों सही है. और आर ए का क्या कर रहा है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है. मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है 51 का फर्स्ट. सेकेंड क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्निंग फैक्टर इन डिसाइडिंग द टाइप ऑफ रिड्रेसल एजेंसी विच विल डील विद द डिस्प्यूट ऑफ ए कंज्यूमर, कि जब इनमें से कौन सा एक ऐसा हमारा क्या है, गवर्निंग फैक्टर है, किसमें, रिड्रेसल एजेंसी में, कि जो हमारी रिड्रेसल एजेंसीज होती हैं, जो हमारे कंज्यूमर के, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर क्या हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस डिस्प्यूट से निपटने के लिए जो रिड्रेसल एजेंसी है उनके लिए इनमें से कौन सा हमारा क्या है, गवर्निंग फैक्टर है. एरिया ऑफ सेल ऑफ गुड्स, की जो गुड्स और सर्विसेज है उसको कहाँ पर सेल किया गया है. जी नहीं, हम ये नहीं देखते कि जो गुड्स और सर्विसेज है उसको किस एरिया में सेल किया गया है. टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किस टाइप की गुड्स और सर्विसेज दी गई है, ये भी नहीं चेकआउट किया जाता. कंज्यूमर की चॉइस क्या है, बल्कि क्या चेक करते हैं, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस सोल्ड, कि आपने जो गुड्स और सर्विसेज आप सेल करी है उस गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू कितनी है, कितने वैल्यू की वो गुड्स है जिसके रिगार्डिंग आपका रिड्रेसल होगा. तो फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर. मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है फोर्थ. बाकी स्टूडेंट्स आप सब भी कमेंट कीजिए फटाफट. गाइज आप सब ढीले क्यों हो रहे हो आज, क्या हो गया आज, क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहे या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, आज के क्वेश्चन पसंद नहीं आ रहे हैं, बताओ गाइज. आज कहाँ बिजी हो आप सब. समझ में आ रहे हैं. उमा जी आप क्या कह रही है मैम, वर्ष है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है क्या, ये कह रहे हो आप. चलो जी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपके मैचिंग लिस्ट आपको करनी है. दो लिस्ट आपको दी गई है, रेगुलेटरी रोल, प्रमोशनल रोल, एंटरप्रेन्योर रोल और प्लानिंग रोल. देखो जी, प्लानिंग रोल होता है आपका डिसाइडिंग टाइमिंग एंड यूसेज ऑफ रिसोर्सेज. टाइम डिसाइड करना, प्लान में हम बेसिकली क्या करते हैं, यही सब डिसाइड करते हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, यही सब डिसाइड करते हैं. ठीक है, तो प्लानिंग रोल में तो हो गया जी आपका डिसाइडिंग टाइमिंग एंड यूसेज ऑफ रिसोर्सेज. डी का हो गया जी आपका 1 और डी का 1 आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में है. ठीक है, तो यहीं से आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक हो गया, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है. रेगुलेटरी रोल का मतलब होता है इम्पोजिंग ऑफ हाई इम्पोर्ट ड्यूटी. ठीक है, प्रमोशनल रोल का मतलब होता है मेजर्स टू कंट्रोल एंड कवर रिस्क इन प्रायोरिटी सेक्टर. और एंटरप्रेन्योरल रोल का मतलब होता है कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर. तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर. थर्ड इज योर करेक्ट आंसर. मोहित सिंगला और उमा भारती का बिल्कुल सही आंसर आया है, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which one of the following statement is not correct relating to competition policy and law? कि हमारी जो कंपटीशन पॉलिसी है उसमें उनकी इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया.
कोल्यूजन एंड डोमिनेंस हैव पोटेंशियल फॉर अनफेयर कंपटीशन, कि अनुचित प्रतिस्पर्धा के लिए दुर्भिसंधि और प्रभुत्व में संभाव्यता है, ये सही नहीं है। सेकंड है अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैन बी मेड टू द कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, बिल्कुल सही है कि अगर आपकी जो कंपटीशन कमिश्नर है उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई डिसीजन के रिगार्डिंग कोई कुछ अपील करनी है तो वो कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप जाके कर सकते हो। स्टेट मोनोपोली गवर्नमेंट बिजनेस पॉलिसीज एंड फंक्शनिंग ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी कैन नॉट बी स्क्रूटनाइज अंडर दिस लॉ, ये भी आपकी सही है। abuse of dominance rather than dominance should be the key of competition, ये भी आपकी सही है। तो आपकी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, तो आंसर हो गया आपका थर्ड। ओहो सॉरी कोल्यूजन एंड डोमिनेंस हैव पोटेंशियल फॉर अनफेयर कंपटीशन, फर्स्ट आपका सही है गाइस, फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। सेकंड थर्ड में आपका क्या कहा गया है, स्टेट की जो मोनोपोलीज है, गवर्नमेंट का जो बिजनेस पॉलिसीज एंड फंक्शनिंग ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज कैन नॉट बी स्क्रूटनाइज्ड, कैन नॉट लिखा गया है, कैन नॉट, कि कैन नॉट हम उसको स्क्रूटनाइज नहीं कर सकते हैं, वो आपको कहा गया। तो थर्ड ऑप्शन इज योर, थर्ड जो है वो आपका गलत है, बाकी सब आपके क्या है, सही है, बाकी सब आपके क्या है, सही है। तो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसके रिगार्डिंग हमारा इनमें से क्या है, ठीक नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ सिस्टम वेयर प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट आर यूज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरे संगठन पर नियंत्रण के लिए पूर्व निर्धारित लागत का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है जी ये आपका, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड में भी क्वांटिटेटिव भी होते हैं, मॉनेटरी भी होते हैं, ठीक है। ओनली एडवर्स वेरिएंसेस आर इन्वेस्टिगेटेड इंटेंसिवली, कि सिर्फ और सिर्फ जो एडवर्स वेरिएंस होते हैं उन्हीं को हम इंटेंसिवली इन्वेस्टिगेट करते हैं, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि जो आपके वेरिएंस है, चाहे वो आपके पॉजिटिव हो चाहे वो आपके नेगेटिव हो, सभी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके रीज़न क्या है, और अगर नेगेटिव हो रही है तब तो हम डेफिनेटली करेंगे। जबकि इसकी थर्ड स्टेट में आपका लिखा गया कि सिर्फ ओनली एडवर्स, कि सिर्फ एडवर्स को ही आप क्या है इन्वेस्टिगेट करते हो, तो थर्ड इज नॉट योर करेक्ट, तो आंसर हो गया आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सा आपका करेक्ट नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने का हमारा मेथड होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, बिल्कुल सही है जी। पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का होता है चेंज इन कंट्रीब्यूशन चेंज इन सेल इनटू 100, बिल्कुल सही है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में कैलकुलेट करने का फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी सही है आपका। रिक्वायर्ड सेल टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिजायर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो आपकी सेल है उसका जो आपका ऑप्शन है उमा भारती का बिल्कुल सही आंसर है। डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, अगर आप इसमें 100 और लगा दो तो ये सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 100 नहीं है, तो इस वजह से ये आपका क्या है, गलत है, इस वजह से ये आपका क्या है, गलत है, क्योंकि जो हमारा रिक्वायर्ड सेल टू अनडिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है वो होता है डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इनटू 100, 100 भी होना चाहिए यहाँ पर, तब आपका ये क्या होता, ठीक होता। अब ये क्या है आपका गलत है। फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 किस में डील करता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। शेड्यूल थर्ड पार्ट सेकंड, शेड्यूल थर्ड का पार्ट 1 आपका बैलेंस शीट के रिगार्डिंग होता है, शेड्यूल थर्ड का पार्ट सेकंड आपका होता है फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शेड्यूल थर्ड का पार्ट 1 फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, जो हमारा क्या है पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, और पार्ट सेकंड हमारा किसके बारे में बात करता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, बिल्कुल सही। When there is one liquidation and one formation, it is known as external construction, ठीक है, कि जब आपका क्या हो, एक लिक्विडेशन हो रहा है और एक वन फॉर्मेशन हो रहा है, कि एक कंपनी तो क्या हो रही हो, खत्म हो रही हो, और एक नई कंपनी बन रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपकी, ठीक है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइजेस ओनली व्हेन द अमलगामेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर, की या तो गुडविल
या कैपिटल रिजर्व आपके सिर्फ और सिर्फ तब अराइज होते हैं जब आपका अमलगामेशन क्या हो, मर्जर की नेचर में हो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब आपका मर्जर जो अमलगामेशन है वो आपका क्या हो, परचेज के केस में भी हो तो भी आपकी गुडविल या कैपिटल रिजर्व अराइज हो सकता है। अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड द ट्रांसफरी कंपनी इनकॉर्पोरेट्स द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी एट बुक वैल्यू। बिल्कुल, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में हम बुक वैल्यू पे लेके चलते हैं। वेंडर कंपनी ट्रांसफर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ ऑब्जॉर्प्शन टू इक्विटी शेयर होल्डर। बिल्कुल, सबसे पहले जो हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उनको इक्विटी शेयर होल्डरों को ट्रांसफर किया जाता है, ये भी आपका सही है। तो ये हो गया आपका गलत, कि सिर्फ और सिर्फ लिखा है अराइजेज ओनली व्हेन, सिर्फ तभी अराइज होती हैं जब आपकी क्या हो, मर्जर का केस हो। बताओ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आंसर है आपका ये। गाइस प्लीज कमेंट करो। तो ऑप्शन सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। कमेंट क्यों नहीं कर रहे गाइस आप सब? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जिसमें आपको क्या करना है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, टेक्नोलॉजिकल होता है आपका इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन, क्योंकि आजकल जो हमारा प्रोडक्शन के तरीके हैं वो क्या हो जाए, टेक्नोलॉजी यानी कि मशीनरी के रिगार्डिंग होते हैं, मशीनरी बेस्ड हो गए हैं, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज हमें कब मिलेगी, जब इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन हो। ए का होएगा जी आपका फोर्थ, ए का फोर्थ आपके 2 में है, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है। फिर देखते हैं लार्ज स्केल परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट, लार्ज स्केल परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट, जो मटेरियल इनपुट है उसका आप क्या करते हो, लार्ज स्केल पर उसको परचेज करते हो। बताओ स्टूडेंट्स क्या आंसर रहेगा इसका? बताओ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे। लार्ज स्केल परचेज ऑफ मटेरियल होता है आपकी इकोनॉमीज इन मार्केटिंग, मार्केटिंग की जब आपको इकोनॉमीज होंगी तो आप क्या करोगे, लार्ज स्केल पर मटेरियल को परचेज करोगे। स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स अंडर स्पेशलाइज्ड पर्सनेल, ये होंगी आपकी मैनेजरियल इकोनॉमिक, और ऑयल कंपनीज हैविंग देयर ओन फ्लीट ऑफ टैंकर्स, इकोनॉमीज इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया जी आपका थर्ड, बी का थर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। मोहित सिंगला का बिल्कुल सही आंसर आया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टीवी सेट एंड रेफ्रिजरेटर्स एंड देयर प्राइसिंग इन इंडिया बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर। बताओ स्टूडेंट्स कि जो टीवी और फ्रिज बना रहे हैं और उनका जो प्राइस है वो इनमें से कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट मोनोपोली और ओलिगोपोली। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में किए जाएंगे, और कल सुबह 10 बजे बिगेस्ट गिव अवे में जुड़ना ना भूलना, और अपने जितने भी आप सोशल मीडिया पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको बिल्कुल शेयर करना, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सभी पार्टिसिपेंट्स को कुछ ना कुछ टीचर्स अड्डा आपको देगा ही, और वो भी बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री। आपको आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में आपको क्या है, सक्सेस गाइड दी जाएगी, आपको बुक्स दी जाएंगी। तो और जो एक थर्ड बिगेस्ट जो सरप्राइज रखा गया है वो सब आप स्टूडेंट लोग, वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो गाइस जितना ज़्यादा हो सके इस बिगेस्ट गिव अवे को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ और अपने जितने भी सोशल मीडिया उसके साथ शेयर करें, ठीक है। आपसे विनती है, आप जरूर करिएगा, मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा, आप बिल्कुल करेंगे, और मिलेंगे कल सुबह 10 बजे। तो और इसका आंसर आपका रहेगा मैन्युफैक्चरिंग और टीवी सेट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या रहेगा उसका, मोनोपोलिस्टिक। मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि टीवी क्या है सभी की लगभग एक जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनमें क्या है, कुछ ना कुछ एक यूनिक चीज़ें पाई जाती है, जिसकी वजह से जो जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर, सब में सबका काम एक ही काम है, कूलिंग देना। फ्रिज की अगर हम बात करें, टीवी में हमें देखने को मिलता है,
ठीक है। तो यही सब और उनके प्राइस। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, यही होता है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्रोडक्ट में उनके प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली कुछ ना कुछ अलग होता है, तो वो होता है हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करो और शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि कोई भी कॉमर्स कैंडिडेट इन क्वेश्चन से अछूता ना रहे, वो सब भी अपनी क्या है प्रैक्टिस कर सके। थैंक यू सो मच गाइस, कल सुबह 10 बजे मिलेंगे।